Assalamu alaikum, my dear students, my sons and daughters. From today onwards, as promised with you, I take start with the basics of English grammar, with the foundation of English grammar. And this lecture of mine will be relevant from class 6th to class 12 and even above. Today is the start, and with every day we will be proceeding with the different grammatical structures. But I start today my lecture with the very foundation of English grammar. And as you all know, that the foundation of an edifice, the foundation of a building, a skyscraper, जिसको हम फलकबोस इमारतें कहते हैं, is very important, because when the foundation is strong and stronger, then the building may go higher and higher and higher with multi-stories. You have seen the multi-storied buildings which are called skyscrapers in the entire world, and you know that in New York you have the maximum skyscrapers, and then the second biggest city, or say semi country, with maximum number of skyscrapers is Hong Kong, the neighbor of China, or say a state of China. So foundation is very much necessary. Today we will start from the foundation of English grammar, and I have written this board for you that the basic of English grammar starts with SVO. I have been requested by many students to start the basic lectures in Urdu, so I convert myself from English to Urdu for your better understanding. And let me tell you, dear students, that language learning is through listening. The more you listen to it, the better you learn it, the more fluent you become in a particular language. So I'll be mixing up the two languages, Urdu and English. Urdu is for your better understanding, and English will be added to it for your future fluency, right? So आज हमारा टॉपिक है SVO. ये फार्मूला आप ज़हन में रख लें, ये 3 अल्फाबेट्स हैं, SVO. ये है सारी अंग्रेजी की बुनियाद, इसी पर पूरी अंग्रेजी की इतनी बड़ी एडिफिस इमारत को कहते हैं, इतनी बड़ी इमारत वो इन्हीं 3 अल्फाज पर खड़ी है. इन 3 में से भी, आउट ऑफ दीज 3 words, subject, verb, object, SVO. S means subject, V means verb, O means object. इन 3 में से भी आप कहें कि ये जो 2 लफ्ज है ना, पहले SV, ये बहुत अहम है. SV ये बहुत अहम है. ऑब्जेक्ट अहम है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बगैर भी इंग्लिश का सेंटेंस हो सकता है. वी विल बी डिस्कसिंग दिस बाय एंड बाय. ठीक है, आपने फिक्र नहीं करना, हर चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. आज के लिए मैं ये बता रहा हूं कि आप एक लम्हे के लिए ऑब्जेक्ट को ज़हन से ही निकाल दें, ठीक है, और एस और वी पर फोकस करें. ये 2 लफ्ज इंग्लिश की जान है. मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस आपके लिए बोलूंगा ताकि आपको पता चले कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है. ऑब्जेक्ट भी हम लगाते हैं, लेकिन ये मैं कल या परसों फिर इस पर बात करूंगा.
ठीक है, मसलन मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, ही रैन, ही सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है। अभी मैंने सब्जेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे आपके लिए सेंटेंस 1 मिनट में लिख भी दूं आपके लिए। ये सब्जेक्ट के नीचे मैं लिख रहा हूं ही, वर्ब के नीचे मैं लिख रहा हूं रैन, और इसके बाद फुल स्टॉप लगा, ठीक है। इसी को अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ही रन्स, ये और टेंस में मैंने लिखा है। इसके बाद हम इंशाल्लाह टेंसेस शुरू करेंगे, ठीक है। ही रन्स और ही रैन, इसमें सिर्फ 2 लफ्ज मैंने लिखे, वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, अदर इज कॉल्ड वर्ब। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्यों कहते हैं? रन वर्ब, उससे रैन सेकंड फॉर्म बनी हुई है, इसको वर्ब क्यों कहते हैं? और मैं अक्सर अपनी क्लासेस में बताता हूं कि ये जो क्यों कहते हैं, जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्यों कहते हैं और रन को वर्ब क्यों कहते हैं, और मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं दैट दिस वाई और क्यों इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब इन द अकमुलेशन ऑफ नॉलेज। क्यों अगर आप पूछना छोड़ देंगे तो आपको किसी चीज का इल्म नहीं होगा। आप सोचा करें भाई ये गर्मी क्यों आती है, ये सर्दी क्यों आती है, ये गर्मी आहिस्ता आहिस्ता क्यों आती है, ये सर्दी आहिस्ता आहिस्ता क्यों आती है, तो आप पर बड़े राज मुंकशिफ होंगे, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। इल्म के असूल में ये बहुत बड़ा लफ्ज है, वाई, वाई बहुत बड़ा लफ्ज है। मैं इंशाल्लाह अभी एक्सप्लेन करता हूं कि इसको हम सब्जेक्ट क्यों कहते हैं और इसको हम वर्ब क्यों कहते हैं। बेशक हम वर्ब को भी आज के दिन के लिए स्किप कर देंगे, आज मैं सिर्फ बात करूंगा सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम चलें और पूरी डिटेल के साथ, ताकि आपकी बुनियाद पूरी तरह मजबूत हो सके। आपको अपना घर फर्श तक नजर आता है, फर्श से नीचे आपको कुछ नजर नहीं आता, हालांकि सारा घर फर्श के नीचे जो बुनियाद पड़ी है, जो नजर नहीं आती, उसी पर खड़ा है। तो हम बुनियाद तक जाएंगे ताकि आपको इंग्लिश पर कोई मुश्किल न लगे। इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट थिंग, ये हवा बना हुआ है लोगों के लिए, और मेरा मकसद ये चैनल शुरू करने का, मैं कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं, लेकिन मैंने ये इसलिए शुरू किया, अल्लाह पाक ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक अप्रोच करूं, सो दैट आई कन्वे माय सेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर टू देम, so that English becomes quite easy for them. This is my mission and inshallah I continue with this mission. ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सब्जेक्ट। ठीक, मैंने अभी आपको गुजारिश की कि इंग्लिश का कोई फिक्रा ये 2 अल्फाज के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट को मैं आज के दिन के लिए छोड़ रहा हूं, वैसे आपको बताया है कि SVO, इसको हम कहते हैं सिंटेक्स। इंग्लिश में सिंटेक्स कहते हैं अल्फाज की तरतीब। ये 3 अल्फाज बुनियाद हैं। These 3 words are the foundation of English: subject, verb, object, and this is called in English syntax. SYN मैं लिख देता हूं इधर कहीं, ठीक है, इधर लिख रहा हूं SYNTAX। इसको हम क्या कहते हैं? सिंटेक्स। ये इंग्लिश की सिंटेक्स है। हर जबान दूसरी जबान से मुख्तलिफ होती है। अगर आप उर्दू का जायजा लें तो वो इससे मुख्तलिफ है, ठीक है। इंग्लिश चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो SVO, ठीक है। आज हम बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट की जो बुनियादी डेफिनेशन है कि इट टेल्स यू समथिंग अबाउट वर्ब, इट मॉडिफाइज द वर्ब, इट इज द मॉडिफायर ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये आपको वर्ब के बारे में बताता है। लेकिन मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को ये मॉडिफायर और मॉडिफाइज द वर्ब ये समझ नहीं आता, इसलिए
बचपन में टीचर्स उनको ये बताते हैं कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में कौन होता है, जो काम करने वाला हो। ये सिर्फ समझाने की गर्ज से बच्चे को, छोटे बच्चों को ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट किसी फिक्रे में काम करने वाला होता है। लेकिन ये बात आप कहें कि 80% तो ठीक है, लेकिन 100% ग्रामेटिकली ये बात ठीक नहीं है। ये सिर्फ हमारे टीचर्स भी हमें समझाने के लिए ये बताते थे, वरना वो हमसे ज्यादा काबिल थे और उनको समझ थी और वो बचपन में ये बातें बताते थे। लेकिन अब चूंकि आप कहें आपका जमाना तो इंटरनेट का जमाना है और आज के बच्चे हमारे दौर के बच्चों से बहुत माशाल्लाह लायक और समझदार हैं। सो आई टेल यू अबाउट द ग्रामेटिकल डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, एक बात तो आपने सुन ली, भाई सब्जेक्ट फिक्रे में काम करने वाला होता है, लेकिन इस बात को आप छोड़ दें। आप कहें कि हर सब्जेक्ट, उसकी पहचान क्या है, उसके बाद एक वर्ब आता है, उसके बाद एक वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल ये रैन जो पड़ा है, ठीक है, ये वर्ब है। रैन क्या है, ये वर्ब है। एक मिनट के लिए मैं ऐसे कर दूं, रैन को मिटा दूं, रैन है ही नहीं, ही बखाली ही रह गया, फिर इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे? इसको हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, बिल्कुल ये सब्जेक्ट नहीं होगा। इसको हम कहेंगे ये एक प्रोनाउन है, वैसे पड़ा है बस। अकेला ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता जब तक इसके बाद ही स्लैप्ट ना आ जाए। अब मैंने वर्ब चेंज कर दिया। जितने वर्ब्स आप चेंज करते रहें और आप ये लेक्चर्स ऐसे सुना करें कि आपके हाथ में, यू मस्ट हैव अ नोटबुक and a pencil in your hand and you keep writing and you make sentences as many as you could and take some grammar book and write some exercises, because practice makes you perfect. The more you practice, the better you will be feeling in understanding English. तो आप प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। जाहिर है मैं वीडियो इतनी लंबी नहीं बना सकता कि इतने आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दे दूं, तो प्रैक्टिस करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। सो ही स्लेप्ट, अब मैंने कर दिया। अब ये सब्जेक्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? जैसे मैंने आपको अभी बताया, ग्रामेटिकल इसकी पहचान ये है कि ही यानी सब्जेक्ट मॉडिफाइज द वर्ब। वर्ब होगा तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब के बगैर वो सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। इसका मतलब है जिन बच्चों को मॉडिफाई की समझ नहीं आती, या मॉडिफाई मैं बता देता हूं कि सब्जेक्ट किसी वर्ब के बारे में आपको बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जिसके बारे में वो आपको बता रहा है उसका होना भी तो इंतहाई जरूरी है। तो फिर इसको हम मुख्तसर सेंस में ऐसे कह लेते हैं कि ऐसा वर्ड जिसके बाद एक वर्ब आए, कम से कम एक वर्ब आए, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वर्ड which is followed at least by one verb. I have used the word at least. And a subject may have two verbs. सब्जेक्ट के दो वर्ब भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट के तीन वर्ब्स भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट के चार वर्ब्स होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। चार वर्ब्स होते हैं सब्जेक्ट के, मैक्सिमम चार वर्ब टेंसेस के एतबार से होते हैं। वैसे टेंसेस को छोड़कर अगर आप चार से ज्यादा अल्फाज भी इस्तेमाल करना चाहें, वर्ब, चार से ज्यादा वर्ब भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है। वो मैं आपको मिसाल दे देता हूं। जैसे मैं कहूं यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? इसके बाद मैं एक वर्ब लगाऊंगा। वैसे सब्जेक्ट नहीं है, अकेला मैं यू कह दूं, इट्स नॉट सब्जेक्ट, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, but when it is followed by verb it will become subject. आप देखें मसलन मैं एक से ज्यादा वर्ब्स अब लगाने लगा हूं आपके सामने और मैं ये ज़बानी बोल रहा हूं, आप लिख लें।
ठीक है। मसलन मैं कहता हूं यू आर सिटिंग, आप बैठे हैं, कॉमा, यू आर सिटिंग, कॉमा, वॉचिंग, देख रहे हैं मुझे, ठीक है, कॉमा, वॉचिंग, दो वर्ब हो गए, कॉमा, राइटिंग, तीन वर्ब हो गए, कॉमा, लिसनिंग, चार वर्ब हो गए, कॉमा, ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग, खाली मैं चलो कह देता हूं ड्रिंकिंग समथिंग, ठीक है, राइट। सो ये पांच वर्ब हो गए, ठीक है, कॉमा, इंजॉइंग, लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं, ये छह वर्ब हो गए, एंड पे कह देता हूं एंड अटेंटिवली, या अटेंटिवली को छोड़ दें, एंड राइटिंग, ये छह वर्ब। तो पांच से ज्यादा इस सेंस में हो सकते हैं, लेकिन टेंसेस के एतबार से जब मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा फिर आपको बताऊंगा भाई चार वर्ब्स किस टेंस में लगते हैं, ठीक है। इधर दो वर्ब्स, और मैं आपको यह भी बता दूं फॉर द टीचर्स हु आर लिसनिंग टू मी कि इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ दो टेंसेस ऐसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको मैंने बाद में लिख दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनको जब हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल फॉर्म में, तो इनमें सिर्फ एक वर्ब होता है, वो भी जब आप नेगेटिव में लिखते हैं या क्वेश्चन में लिखते हैं तो दो वर्ब आ जाते हैं। जैसे आप इसको कहें ही डिड नॉट स्लीप, तो डिड और स्लीप दो वर्ब्स आ गए ना, ठीक है। और इसको अगर आप लिखें तो ही डज नॉट रन, या क्वेश्चन में लिखें तो डज ही रन, ठीक है, तो दो वर्ब उधर आते हैं। लेकिन सिंपल प्रेसिडेंट में, सॉरी प्रेसिडेंट कह गया हूं प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में अगर आप इसको लिखें, या सिंपल पास्ट में जिसको आप इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और वो भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव ना हो, ठीक है, सिंपल हो, तो सिर्फ एक वर्ब, ये एक वर्ब सिर्फ किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को आप खंगाल मारें, एक वर्ब सब्जेक्ट के बाद इन दो टेंसेस के अलावा, वो भी सिंपल फॉर्म में, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को आप खंगाल मारें। ये तो जब मैं आऊंगा वर्ब्स के ऊपर फिर बात होगी कि इनमें से फिर हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं और वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, कि इन दो के अलावा, इन दो टेंसेस के अलावा पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की इमारत हेल्पिंग वर्ब्स पे खड़ी है। लेकिन वर्ब हमारा आज का टॉपिक नहीं है, तो मैं दोबारा अपने सब्जेक्ट पे आता हूं कि सब्जेक्ट बच्चों कौन होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बाद एक वर्ब हो। इसकी पहचान यही है, जैसे हमारे कुरान मजीद में है कि इसमें अहले अकल के लिए निशानियां हैं, तो इसमें आपके लिए निशानी है, ठीक है। और माशाल्लाह आप सारे अहले अकल हैं, और आपके लिए यह निशानी है कि हर सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब है। जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद कोई वर्ब होगा। मैंने ये नहीं कहा कि प्रिंसिपल वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फलां वर्ब होगा, मैंने कहा वर्ब होगा। जितने भी वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट के बाद होंगे, या हर या पहले भी कभी हो सकते हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसका होगा। यानी कोई सब्जेक्ट बगैर वर्ब के नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर से वर्ब होते ही नहीं है, और वो सेंटेंस पूरे लिख दिए जाते हैं एक्सप्रेशन के तौर पर। उसमें हम कहते हैं कि वो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके बाद वर्ब नहीं आया, उसको हम सब्जेक्ट नहीं बोलते। क्योंकि मैं आपको लिख के दिखाता हूं, लेट मी रब दिस ऑफ। जी बच्चे, ये दो सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं। अली हाउ ब्रेव, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, साजिद क्वाइट इंटेलिजेंट। इसमें चूंकि कोई वर्ब नहीं आया, तो अब ये अली और साजिद, इनको हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। नीदर अली नॉर साजिद
इन दीज टू सेंटेंसेस आर कॉल्ड सब्जेक्ट। अच्छा, फिर इनको क्या कहेंगे ग्रामेटिकली? इनको हम कहेंगे क्या, ये मैं इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको बता रहा हूं। इनको हम फिर क्या कहेंगे? ये टॉपिक, टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। अली टॉपिक है, साजिद टॉपिक है, सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह मैं दो सेंटेंसेस और आपको यहीं लिख कर इन्हीं को अगलों को मैं मिटा रहा हूं, ऐसे लिख देता हूं। इधर मैं लिखता हूं अली और आगे मैं लिख देता हूं हाउ फूलिश। तो इसमें भी सब्जेक्ट कोई नहीं आया, तो अली सॉरी वर्ब कोई नहीं आया, सब्जेक्ट कह गया हूं बेटा। इसमें चूंकि वर्ब कोई नहीं आया, लिहाजा ये जो अली है इसको हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम टॉपिक कहेंगे। अब साजिद, इसके बाद आप देखें कि वर्ब भी आएगा और आप देखें मैं कैसे लिखता हूं। साजिद he is lucky, sorry he is lucky। अब इसको पढ़ना कैसे है आपने? साजिद he is lucky। कैसे पढ़ना है? साजिद he is lucky, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें इस सेंटेंस में तो कोई वर्ब आया ही नहीं है, तो इस बुनियाद पर हम कहते हैं ये अली सब्जेक्ट नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट होता ही वही है which takes a verb, at least one verb और मैक्सिमम 4, ठीक है, टेंसेस में। वैसे किसी सेंटेंस में आप एक ही टेंस में बात करें तो 5, 6, 7, 8, 10 जितने आप मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन टेंसेस में 4 वर्ब्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। आप जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो 4 टेंसेस भी, आखिरी मैं आपको बता देता हूं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में 4 वर्ब्स आते हैं, अदरवाइज किसी उसमें 4 वर्ब्स नहीं आते। मैक्सिमम 3 आते हैं, 2 भी आते हैं, 1 भी आते हैं। एक वाले भी आपको बताए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, उनके सिंपल फॉर्म में एक एक वर्ब आता है, ठीक है। अब ये दूसरा देखें आप सेंटेंस, साजिद, साजिद ही इज लकी, इसको भी ऐसे पढ़ना है, साजिद ही इज लकी। अब जो बच्चे मेरी बात गौर से समझ रहे हैं, उनको समझ आ रही है, उनसे अगर मैं बात पूछूं कि इसमें साजिद क्या है, तो वो कतन नहीं कहेंगे कि साजिद इसमें सब्जेक्ट है, वो कहेंगे साजिद है इसमें टॉपिक, टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। और सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है ही। क्यों? कि ही इज फॉलोड बाय अ वर्ब इज, जिसके बाद वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। ये ही डिनोट कर रहा है साजिद को, साजिद सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि साजिद के बाद तो वर्ब आया ही नहीं है। साजिद इज फॉलोड बाय अ डैश, ये डैश एक पंक्चुएशनल मार्क है। ये जब आप पंक्चुएशन पर आगे बहुत आगे चलकर पहुंचेंगे फिर मैं इसका यूज आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये देखें, ही इज फॉलोड बाय अ वर्ब, तो ये जो ही है ये हमारे पास है सब्जेक्ट, ठीक है। साजिद को हमने लिख दिया, ये टॉपिक ऑफ द सेंटेंस है, सब्जेक्ट है ही। अब यहां से हम अपने लेक्चर के इख्तिताम की तरफ, आज के लेक्चर के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपको यह बता देता हूं कि सब्जेक्ट, और चले ऑब्जेक्ट की भी बात कर लें साथ ही, ठीक है, अगर चीज को हम अलग फिर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं,
ठीक है, जैसे आप देखें तो अगर मैं ऐसे लिखूं साजिद इज लकी, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस ही मिटा दूं और डैश भी मिटा दूं और ऊपर हाथ रख दूं, साजिद इज लकी, तो फिर साजिद वर्ब बन जाएगा हमारा। जब ऐसे लिखें साजिद डैश ही इज लकी, तो फिर साजिद टॉपिक और ही हमारा सब्जेक्ट, तो ही है प्रोनाउन और साजिद को अगर आप सब्जेक्ट बनाएं, ही को हटा दें और डैश को भी हटा दें, तो साजिद है नाउन। इसका मतलब है सब्जेक्ट हमेशा हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से नाउन या प्रोनाउन। यही सूरत हाल ऑब्जेक्ट की है कि ऑब्जेक्ट भी या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। जब टेंसेस के बाद और एक्टिव और पैसिव वॉइस के बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नाउन का फंक्शन क्या होता है। हर चीज का एक काम होता है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि किसी लफ्ज को आपने हमेशा काम से पहचानना है। वी कॉल अ वर्ड अ सब्जेक्ट और नाउन और वर्ब by the function it performs. Without function हम ऐसे नहीं कह देते किसी को। जैसे हम लोगों का हमें फंक्शन जब पता चलता है, कोई शख्स पढ़ा रहा है तो इट मींस ही इज अ टीचर। कोई शख्स सुबह यूनिफॉर्म पहन के बच्चा वो अपना बैग उठा के जा रहा है, तो उसके फंक्शन को देखकर मैं कहूंगा ही इज अ स्टूडेंट। और अगर वो शाम को इफ आफ्टर कमिंग द स्कूल coming from the school, he sits at the shop of his father to help his father, then I will not call him a student, I will call him a shopkeeper. उस वक्त फिर मैं उसको उसके फंक्शन के एतबार से फिर मैं स्टूडेंट नहीं कहूंगा। तो बिल्कुल इसी तरह अल्फाज को भी हम उनका फंक्शन देखकर कहते हैं। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर मैं सम अप करने लगा हूं वो ये था, हमारा इब्तदा हमने ये की थी कि SVO, इसको हम सिंटेक्स बोलते हैं। इंग्लिश का एक फिक्रा जिसकी बुनियाद ये होती है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिर मैंने वर्ब और ऑब्जेक्ट पर इतना स्ट्रेस नहीं किया आज के लेक्चर में। मैंने अपने आप को सिर्फ, अगरचे थोड़ा सा मैंने वर्ब इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन मैंने ज्यादा जोर सब्जेक्ट पे दिया। अभी भी सब्जेक्ट इज समवट इनकम्प्लीट, इस पे मजीद बातें होंगी आगे चल के, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि सब्जेक्ट हमें ये टीचर्स बचपन में सिर्फ समझाने की गर्ज से बताते थे कि सब्जेक्ट काम करता है फिक्रे में, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट फिक्रे में काम भी करे। ये बात 80% तो ठीक है, लेकिन 20% गलत है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूं कि हर उस वर्ड को आप सब्जेक्ट कहते हैं जिसके बाद एक वर्ब आता है, चाहे वो काम करे या चाहे ना करे। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, जैसे ही वर्क्स, ही स्लीप्स, ही रन्स, ही प्लेज, ही डोमिनेट्स, ही डिफीट्स, ही विन्स वगैरह वगैरह। यहां पर तो काम कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं भाई सब्जेक्ट तो वही होता है जो काम करता है। जहां पर सब्जेक्ट कोई काम ही ना कर रहा हो, मसलन मैं कहता हूं कि इट इज अ बुक, इसमें अब हमारे पास सब्जेक्ट है इट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? ये कोई काम नहीं कर रहा। इट इज अ बुक में क्या काम हो रहा है? कोई काम भी नहीं हो रहा, लेकिन ये सब्जेक्ट है। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉलोड बाय अ वर्ब इज। On this ground we say that it is subject and it is pronoun, as I told you just now, that all the subjects and all the objects are either nouns or pronouns by parts of speech. तो लिहाजा ये it जो इस फिक्रे में, इस तरह से कई सेंटेंसेस हैं जिनमें कोई काम नहीं कर रहा, स्टिल ये सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? इसके बाद एक वर्ब है, इट इज। ये बेशक आप बुक मिटा दें,
ये मिटा दें। कोई मुझसे पूछे भाई ये इट इज में सब्जेक्ट आप बताएं तो मैं कहूंगा इट। मुझे कैसे पता चला? इसके बाद वर्ब देख के। इसमें अहले अकल के लिए निशानियां हैं, निशानी सब्जेक्ट की ये वर्ब होता है। आखिरी बात, इस वर्ब को हम ग्रामेटिकली ग्रामर की जबान में प्रेडिकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। यानी इसको अब मैं वर्ब को ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं प्रेडिकेट। अगर जो बच्चे अभी तक प्रेडिकेट की समझ नहीं रखते या उनको याद करना मुश्किल है तो बेशक वर्ब को याद कर लें, वर्ब तो आसान है ना। तो अब कई ग्रामर की किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैंने प्रेडिकेट का जिक्र कर दिया। कई ग्रामर की किताबों में यू विल फाइंड दैट अ सेंटेंस गेट्स कंप्लीट विद द सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट। सो प्रेडिकेट को देखकर आपने परेशान नहीं हो जाना। प्रेडिकेट मीन्स वर्ब। Predicate means verb. A sentence needs two things, subject and predicate is verb. So आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। आज मैंने थोड़ी सी रोशनी डाली सब्जेक्ट के ऊपर। उम्मीद है आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा और अपने कमेंट्स नीचे जरूर लिखा करें। और मुझे अच्छा लगता है जो बच्चे लिखते हैं कोई लाइटिंग के बारे में, कोई क्या। आज मैंने लाइटिंग का थोड़ा सा ख्याल रखा है। एक्चुअली जैसे मैंने इब्तदा में बताया दैट आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क ऑन प्रोफेशनल बेसिस, आई एम डूइंग इट ऑन माय ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं, तो मैं अकेला ये काम कर रहा हूं। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं HD कैमरा और ये चीजें वो खरीदूंगा साथ साथ, और उसमें आपको बेहतरीन तस्वीर भी नजर आएगी। फिलहाल आप लेक्चर सुना करें, अपनी नोटबुक और अपनी पेंसिल साथ रख के इसको लिखा करें और मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस किया करें। जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते यू वोंट लर्न एनीथिंग। ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक फैलाएं ताकि इसकी आउटरीच हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे और बच्चियां, मेरे बेटे और मेरी बेटियां इससे फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।